वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, आज 3 बजे मैं आपके लिए सीएचओ वालों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसमें उनके पदों के वर्गीकरण और कल जो रैंक वाइज रिजल्ट आया उसके आधार पर फाइनल कट ऑफ है वो कितनी तक जा सकती है, उस पर मैं वीडियो लेके आ रहा हूं 3 बजे। और 5 बजे मैं लेके आ रहा हूं एएनएम वालों के लिए फाइनल कट ऑफ कितनी जा सकती है। और जो मैं फाइनल कट ऑफ बताऊंगा वो मैं पदों के वर्गीकरण और स्टूडेंट के रैंक के आधार पर ही बताने जाऊंगा। लेकिन उससे पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। और कल के तीनों रिजल्ट की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। और इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कल जो 3 रिजल्ट जारी हुए, सीएचओ, एएनएम और डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो इन तीनों एग्जाम के स्क्रूटनी फॉर्म जैसा कि आपको मालूम है 8 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय आपको कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे, इसलिए वो दस्तावेज आप पहले से ही तैयार रखें। उस पर मैं वीडियो लेके आया हूं कि आपको स्क्रूटनी फॉर्म भरते समय कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने होंगे। बाकी 8 नवंबर को जैसे ही आपका लिंक एक्टिव होगा तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करके बता दूंगा कि किस तरह से आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से अपना स्क्रूटनी फॉर्म भरना है, फिर चाहे वो सीएचओ वाला हो, एएनएम वाला हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला हो। इसलिए वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछिए। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करते समय निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करने होते हैं। यानी कि आप जब स्क्रूटनी फॉर्म ऑनलाइन आप एसएसओ आईडी के माध्यम से फिल करोगे तो उस समय आपको वहाँ दस्तावेज भी अपलोड करने होते हैं, और जिसका क्रम मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले आपका आता है उपाधि या प्रमाण पत्र 10th क्लास। यानी कि 10th क्लास की एक तो आपको जिनका प्रमाण पत्र और अंक तालिका अलग अलग होते हैं तो फिर उन्हें दोनों को अपलोड करना होता है, और जिनके एक ही होता है तो उन्हें फिर वो एक अपलोड करना होता है। क्योंकि प्रमाण पत्र आपका इसलिए मांगा जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए, और अंक तालिका आपके 10th क्लास के मार्क्स चेक करने के लिए मांगी जाती है। इसके बाद आपको 12th क्लास, देखो जो भी आप डिटेल देख रहे हो लिख रहे हो वो सभी वो डिटेल आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय उसमें जो आपने फिल किया है डाटा, फिर चाहे वो आपकी कैटेगरी फिल की हो आपने, चाहे शैक्षणिक योग्यता फिल की हो, चाहे आप नॉन टीएसपी के हो या टीएसपी के, ये सब चीज़ जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल की है उसी के आधार पर आपका डीवी होगा। यानी कि उसके अलावा कोई भी दस्तावेज आपके मान्य नहीं किए जाएंगे। कहने का मतलब कि अगर कोई आपने सर्टिफिकेट है जिसका उल्लेख एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय नहीं किया, लेकिन आप डीवी के समय अगर वो दिखाओगे तो वो आपका मान्य नहीं होगा, क्योंकि वही दस्तावेज मान्य होगा जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया हो। इसके बाद आपको 12th क्लास की उपाधि और प्रमाण पत्र, यानी कि जिनका भी अंक तालिका प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उन्हें वो दोनों अपलोड करनी होंगी, जिनके एक ही है तो वो उन्हें एक ही अपलोड करनी होगी 12th क्लास की। इसके बाद अब अगर आपने फॉर्म फिल करते समय पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन का भी फिल, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन जिन्होंने उल्लेख किया है, जिनके पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है वे सभी पोस्ट ग्रेजुएशन के भी अपलोड करेंगे दस्तावेज, और ग्रेजुएशन के भी आपको दस्तावेज अपलोड करने हैं। फिर चाहे वो आपने बीएससी की हो, बीकॉम, जो भी आपने कोर्स कर रखा है आपके फील्ड में, वो आपके उनकी प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट आपको अपलोड करने होते हैं। इसके बाद आपको चरित्र प्रमाण पत्र, अब चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कौन सा है उसका भी उल्लेख मैं इसी वीडियो में आगे करूंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। चरित्र प्रमाण पत्र, अब देखो जिनके आगे स्टार लिखे होंगे ना वो तो दस्तावेज अपलोड करने कंपलसरी होते हैं, लेकिन जिनके आगे स्टार नहीं होते हैं वो उस कंडीशन पर कि वो आप पर लागू हो रहा है या नहीं हो रहा, उस कंडीशन पर आपको अपलोड करने होते हैं। अब आपको चरित्र प्रमाण पत्र, अब मैं आपको बता देता हूँ चरित्र प्रमाण पत्र आपको 3 बनवाने होते हैं टोटल, जिनमें से 2 तो अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी किए होने चाहिए, और एक आपने जहाँ से भी अंतिम शिक्षा प्राप्त की है वहाँ से आपको चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होता है। इसके बाद आपको अनाप्ति प्रमाण पत्र, अब अनाप्ति प्रमाण पत्र जिनके लिए बनता लागू होता है उन्हीं को वो अपलोड करना होता है, जिनके लिए लागू नहीं है उनको वो अपलोड नहीं करना होता है। इसके बाद आपको मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र से ये प्रूफ होता है कि आप राजस्थान के निवासी हो, क्योंकि देखो राजस्थान से बाहर के जो कैंडिडेट होंगे, अलग स्टेट के कैंडिडेट होंगे, तो वो जब ये एग्जाम दे रहे हैं तो पास होंगे तो वो जनरल से गिने जाएंगे, वो ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस से नहीं काउंट होंगे। और इसलिए ये प्रूफ मांगा जाता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय मूल निवास प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आप ये प्रूफ कर सको कि आप राजस्थान के निवासी हो। और आपको जाति प्रमाण पत्र इसलिए मांगा जाता है कि आप ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि आप राजस्थान के निवासी के साथ कौन सी कैटेगरी से हो, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, जो भी कैटेगरी। अब बहुत स्टूडेंट को ये भी डाउट आया, कल जो रिजल्ट आया उसमें ये डाउट आ रहा है
कि जिनका नाम आया है रैंक में क्या उन सभी का डीवी होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ सभी का डीवी नहीं होगा। डीवी सिर्फ उन्हीं का होगा जिनका 2 गुना जो कट ऑफ जारी की गई है, उन कट ऑफ जितने मार्क्स या उससे ज़्यादा जिनके मार्क्स आ रहे हैं उन्हीं को स्क्रूटिनी फॉर्म भरना है, सभी को भरना नहीं है। और जिनका भरना होगा उनके एसएसओ आईडी में ऑप्शन आ जाएगा, यानी कि जिनके ऑप्शन आ रहे हैं उनको वो भरना होगा, जिनके नहीं भरना होगा उनका वैसे ही एसएसओ आईडी पर ऑप्शन भी नहीं आएगा। इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले कैंडिडेट है तो उनको ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके बाद आपको एक अटेस्टेशन फॉर्म, इसका फॉर्मेट क्या है, उसमें क्या फिल करना है, इसी वीडियो में मैं आगे जानकारी बताऊंगा। इसमें आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, यानी कि ये आपको अपलोड करना कंपलसरी है। तो अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको अपलोड करना होगा, इसका फॉर्मेट मैं आगे बता दूंगा और उसमें क्या लिखा। और 2.5 लाख आय वालों के लिए जो प्रमाण पत्र है उन्हें वो प्रमाण पत्र अपलोड करना। अब इसमें स्टार इसलिए नहीं लगा हुआ, जिनके कंपलसरी है उनको ही अपलोड करना है, जिनके कंपलसरी नहीं है उनको अपलोड नहीं करना है। डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा धारक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। इसके अलावा अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उन्हें स्पोर्ट्स पर्सन का सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। जिन्होंने फॉर्म फिल करते समय स्पोर्ट्स कोटे से उन्होंने यस लिखा है, यानी कि आप पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं और आपके पास स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, आप उस कैटेगरी का बेनिफिट चाहते हैं तो आपको वो सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। देखो, जब आपका डीवी होगा ना, उस समय आप ये सोच रहे होंगे, इस पर भी मैं वीडियो लेके आऊँगा कि भाई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से शुरू होंगे, ये विभाग की ओर से जब भी सूचना आएगी आपको बता दी जाएगी। लेकिन जब डीवी के समय हम जाते हैं तब हमें लगता है कि ये दस्तावेज लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए। ऐसा अगर आपको भी भ्रम होना, उस कंडीशन पर आप वो दस्तावेज लेके जाइए, क्योंकि जब आप डीवी करवाओगे तो वहाँ आपके 2-3 दस्तावेज ज़्यादा हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन 2-3 दस्तावेज कम हो गए तो फिर आपको फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि फिर आपको वो वापस बुलाएंगे, फिर आपको वहाँ वापस जाना होगा। इससे अच्छा अगर आप किसी भी दस्तावेज में आपको डाउट लगे तो उस कंडीशन पर उस दस्तावेज़ को साथ में लेके जाइए। 2-3 ज़्यादा होने से वहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा आप ये क्यों लेके आए, लेकिन 2-3 कम हो गए तो ये ज़रूर आपसे पूछा जाएगा कि ये दस्तावेज़ आप क्यों नहीं लेके आए। इसके बाद आपको हैंड रिटन फॉर्मेट, ये भी आपको अपलोड करना कंपलसरी है, स्टार लगा हुआ है। और इसका भी फॉर्मेट मैं आगे बता दूंगा और उसमें क्या लिखना है उस पर भी चर्चा कर लूँगा। हैंड रिटन यानी कि हस्तलिपि, जो आपने एसएसओ आईडी में भी ओटीआर बनाते समय अपलोड किया था, उसी तरह का ये फॉर्मेट है। इसके बाद शपथ पत्र जिसमें ज़रूरत है, यानी कि जिनको शपथ पत्र किसी में भी चाहिए, चाहे वो उसका कोई भी प्रमाण पत्र हो, वो अगर लेट हो गया हो तो उसको लेकर वो शपथ पत्र देगा, तो वो शपथ पत्र आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद जाति शपथ पत्र। अब देखो, जाति शपथ पत्र में क्या होता है, जैसे कि अगर कोई ओबीसी कैटेगरी का है या ईडब्ल्यूएस का है या फिर एमबीसी कैटेगरी का है, इन कैंडिडेट के जाति शपथ पत्र 1 साल से ज़्यादा पुराना हो जाता है तो फिर वो शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, और वो भी मैक्सिमम 3 साल तक, उससे ज़्यादा नहीं। उससे ज़्यादा के बाद आपको नया बनाना होगा। अगर आप SC ST कैटेगरी के हैं तो उस कंडीशन पर आपका जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा। मूल न्यास प्रमाण पत्र में भी यही है, एक बार बना हुआ वो जीवन पर्यंत वैलिड रहेगा, फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो। अब बच्चों का घोषणा पत्र यहाँ कंपलसरी लिखा हुआ है, यानी कि अगर जो विवाहित हैं उनको ये भरना है, अविवाहित भविष्य के लिए भरेंगे तो बच्चों का घोषणा पत्र में भी स्टार है। उसके बाद दहेज और धूम्रपान निषेध के लिए शपथ पत्र, उसका भी फॉर्मेट मैं आगे बता दूंगा, ये भी अपलोड करना होगा। आप देख सकते हैं स्टार लगा हुआ है, यानी कि आप धूम्रपान नहीं करते हैं, और जो विवाहित है उन्होंने दहेज नहीं लिया, जो अविवाहित है तो वो भविष्य में दहेज नहीं लेंगे, इसको लेकर एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है, वो भी आपको अपलोड करना होता है। इसके बाद मैंने जैसा कि अभी आपको बताया, चरित्र प्रमाण पत्र में राजपत्रित अधिकारी द्वारा 2 अलग अलग चरित्र प्रमाण पत्र हैं, स्टार लगा हुआ है, यानी कि कंपलसरी अपलोड करना, और अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी अपलोड करना कंपलसरी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टार लगा हुआ है। इसके बाद आपने जो भी दस्तावेज अपलोड किए हैं वो सभी सही हैं, किसी में भी कुछ एडिट नहीं किया गया, कोई भी फर्जी दस्तावेज नहीं है, इसको लेकर एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है। भर्ती के लिए विशेष प्रमाण पत्र, यहाँ स्टार नहीं लगा हुआ है, कंपलसरी नहीं है। आय प्रमाण पत्र, जिनका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या जिनकी वो आय वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना कंपलसरी है, उनको ये अपलोड करना होगा। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र, इसके बाद आयु में छूट, यानी कि जिन्होंने भी फॉर्म फिल करते समय आयु में छूट मांगी है तो उन्हें भी अपना प्रमाण पत्र है वो प्रस्तुत करना होगा।
और उसके बाद अन्य प्रमाण पत्र जो भी है यहाँ पर लिस्ट में नाम नहीं आए और वो आपके प्रमाण पत्र है आपके पास जिसका उल्लेख आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय किया है, तो वो आपको अपलोड करना होगा। तो चलिए अब सभी प्रमाण पत्र जिनकी फॉर्मेट है वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट CHO में जो फॉर्मेट है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले जिसमें आता है चरित्र प्रमाण पत्र। देखो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है, जिसमें यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री यहाँ आपका नाम होता है, उसके बाद आपके पिता का नाम होता है, आप कहाँ के निवासी है, और उस जो यानी कि जिस राजपत्रित अधिकारी द्वारा ये जारी किया जाता है वो ये लिखते हैं कि मैं इसे जन्म से कितने वर्षों से व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ और उनकी जानकारी में आपका चरित्र उत्तम है, ये मेरे संबंधी नहीं है। यानी कि एक बात ध्यान रखना, आप जो दो अलग अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाते हो, ध्यान रखना वो आपका कोई रिश्तेदार नहीं होना चाहिए राजपत्रित अधिकारी, इसलिए यहाँ लिखा ये मेरे संबंधी नहीं है। इसके बाद यहाँ आपकी डेट लिखनी होती है, यहाँ साइन होता है, यहाँ नाम होता है और यहाँ कार्यालय की मोहर लगी होती है। तो चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट आपका यही रहने वाला है। इसके बाद संतान संबंधी घोषणा पत्र। संतान संबंधी घोषणा पत्र का फॉर्मेट आप देख सकते हैं, यानी कि जो मैरिड है स्टूडेंट उनके लिए संतान संबंधी घोषणा पत्र है। इसमें शपथ पत्र में ये लिखना होता है कि मैं आपका अपना नाम, पिता का नाम, आपकी एज, आपकी जाति, आपकी निवासी तहसील, आपका जिला, आपका राज्य शपथ पूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ। मेरे दिनांक 1/6/2002 को या उसके बाद तीसरी संतान उत्पन्न नहीं हुई, इसको लेकर एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है और शपथ ग्रहीता यहाँ पर साइन। और उसके बाद सत्यापन में आप देख सकते हैं, इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपका नाम, आपके पिता का नाम, एज, आपकी जाति, निवासी तहसील, फिर आपका जिला, आपका राज्य सत्यापित करता हूँ या करती हूँ कि शपथ पूर्वक के बिंदु 1 में मेरे निजी ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है, ईश्वर मेरा साक्षी है। यहाँ पर सत्यापनकर्ता का नाम या सिग्नेचर जो भी है। इसके बाद दहेज संबंधी जो शपथ पत्र विवाहित महिला स्टूडेंट हैं उनके हेतु जो फॉर्मेट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, यानी कि महिला स्टूडेंट के लिए जो विवाहित महिलाएं हैं उनके लिए फॉर्मेट है, आप देख सकते हैं शपथ पत्र में यह लिखा हुआ है। यहाँ मैं में महिला का नाम, पत्नी, श्री जिनके इनके पति का नाम लिखना होता है। इसके बाद एज लिखनी होती है, जाति लिखना होती है, निवासी कहाँ के हैं वो लिखना होता है, तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है। शपथ पूर्वक बयान करती हूँ कि मेरा विवाह इस दिनांक को हो चुका है, मेरे विवाह के समय मेरे पति के पहले से कोई जीवित पत्नी नहीं थी और मेरे द्वारा विवाह के समय किसी भी प्रकार का दहेज नहीं दिया गया था। इसके बाद शपथ ग्रहीता। इसके बाद सत्यापन में भी आप देख सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखना होता है, आपका नाम, पति का नाम, एज, जाति, निवासी तहसील, जिला, राज्य सत्यापित करता हूँ कि संख्या 1 व 2 मेरे निजी ज्ञान विश्वास के अनुसार सत्य है। इसके बाद नेक्स्ट आता है, ये आप में भर्ती में पात्रता जांच हेतु प्रस्तुत किए गए दस्तावेज, यानी कि आपने किसी भी दस्तावेज के साथ छेड़छाड़ नहीं की है, उन दस्तावेज में कोई भी आपने जाली दस्तावेज ऐड नहीं किया, इसको लेकर आपसे एक शपथ पत्र लिखवाया जाता है। और ये जो शपथ पत्र है ये नोटरी से प्रमाणित होना चाहिए और नॉन जुडिशियल स्टाम्प 10 रुपये सही। तो इसमें क्या होता है, आपको ये फॉर्मेट दे रखा होता है। इसमें सबसे पहले आपको मैं के बाद आपको अपना नाम लिखना होता है, आपके पिता का नाम लिखना होता है, फिर मुझे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, अब आप कौन सी भर्ती के लिए, ANM, CHO, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए भी फिल करें उस भर्ती का आपको नाम लिखना होता है। मैं दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। उक्त भर्ती में आपको अपना रोल नंबर लिखना होता है, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं। 3 नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ, पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु ऑनलाइन आवेदन में अपलोड किए गए सभी मूल दस्तावेज वैध और विधिमान्य हैं और कूट रचित नहीं है। मेरे द्वारा कोई भी तथ्य दस्तावेज छुपाया नहीं गया है। मेरे द्वारा प्रस्तुत कोई भी दस्तावेज कूट रचित पाया जाता है तो बोर्ड को मेरी जो पात्रता है वो रद्द करने का, विधिवत कार्रवाई करने का पूर्ण अधिकार होगा, जिसके लिए सहमति प्रदान है। यानी कि अगर आपके किसी भी दस्तावेज में छेड़छाड़ की गई है ओरिजिनल कंटेंट से, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी और आपकी पात्रता भी रद्द की जाएगी। इसको लेकर शपथ पत्र लिखवाया जाता है और यहाँ पर आपका साइन होता है। इसके बाद और मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सत्यापन में भी आपका यही चीज़ लिखा था, मैं सत्यापित करता हूँ या करती हूँ मेरे द्वारा की गई उपरोक्त घोषणा मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है, कोई भी तथ्य छुपाया नहीं गया। यदि इनमें कोई तथ्य दस्तावेज भ्रामक पाए जाते हैं तो उसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा और यहाँ पर शपथ ग्रहीता के हस्ताक्षर होते हैं। इसके बाद ये जो फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है ये हैंड रिटन वाला है और ये बिना नोटेरी का होना चाहिए और सब प्रमाणित होना चाहिए, आपके स्वयं द्वारा लिखा होना चाहिए।
तो इसमें क्या आपको हिंदी प्रारूप और इंग्लिश प्रारूप दोनों लिखना होता है। सबसे पहले यहाँ आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती का नाम लिखना होता है, जिसमें आपको डीवी के लिए बुलाया गया उस भर्ती का नाम लिखना होता है। फिर बोर्ड द्वारा निर्धारित किए गए वाक्य मेरे द्वारा अपने हस्तलिपि में स्वयं में लिखकर प्रस्तुत कर रहा हूँ। मेरी पहचान सत्यापित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर बोर्ड द्वारा मेरे हस्तलिपि के इस नमूने का उपयोग किए जाने में सहमत है। हैंड रिटन इसलिए लिखवाया जाता है कि जब ज़रूरत पड़ जाए कि आपकी जांच की जाए तो उस समय आपका हैंड रिटन नमूना देखा जाता है। अब इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखना होता है। तो हिंदी में आपको यहाँ से लिखना होता है मैं, फिर आपको अपना नाम, पुत्र श्री आपके पिता का नाम, फिर आपको अपने एग्जाम के रोल नंबर लिखने होते हैं, फिर आपको एग्जाम के एप्लीकेशन नंबर लिखने होते हैं। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि भर्ती का नाम लिखना होता है, भर्ती के लिए निर्धारित सभी पात्रताओं को पूरी करता हूँ। ये सभी चीज़ आपको यहाँ पर हिंदी में लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ आपको अपना साइन करना होता है। इसी तरह यहाँ पर आपको इंग्लिश में भी लिखना होता है। आई नेम ऑफ कैंडिडेट में आपका नाम, आपके पिता का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, भर्ती का नाम, रिक्रूटमेंट का नाम वही लिखना है जो आपके एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है। आपको शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखनी है, डिटेल में जो एडवर्टाइजमेंट में भर्ती का नाम है वही आपको लिखना है। उसके बाद यहाँ आपको साइन कर देना है। ये आपका हैंड रिटन का फॉर्मेट है। इसके बाद आप देख सकते हैं आय घोषणा को लेकर यहाँ पर ये फॉर्मेट है। इसमें क्या लिखना होता है, मैं, अभिभावक का नाम, जो उसके बाद स्टूडेंट का नाम का आप जिसका यहाँ नाम लिखा है वो आपकी क्या लगता है उस पर आपको टिकट करना, उस पर आपको टिक करना होता है। शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि प्रवेश आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरण पूर्णतः सही है। मैं स्टूडेंट के आचरण आर्थिक दायित्व के लिए उत्तरदायी रहूँगा। मैं राज्य सरकार के लिए आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा महाविद्यालय के नियम और दिशा निर्देश नीतियाँ मानने के लिए वचनबद्ध रहूँगा। मेरी वार्षिक आय इतने रुपये प्रति वर्ष है, यानी कि आपके जो भी अभिभावक का यहाँ नाम उल्लेख किया गया उनकी वार्षिक आय कितनी है वो लिखनी होती है। और मैं आयकर दाता हूँ या नहीं हूँ, जो लागू ना हो उसे आप काट दीजिए, जो लागू उस पर आपको टिक करना होता है। मैं स्टूडेंट द्वारा की गई घोषणा उसके हस्ताक्षर का सत्यापन करता हूँ। दिनांक, स्थान, फिर अभिभावक के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए। पूरा नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस होना चाहिए। घोषणा में जो लागू नहीं हो उसे आप काट दें। अब विवाहित पुरुष स्टूडेंट के लिए दहेज संबंधी शपथ पत्र, यानी कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो शपथ पत्र महिला स्टूडेंट के लिए बताया, अब विवाहित पुरुष स्टूडेंट के लिए ये फॉर्मेट है। यहाँ आपको अपना नाम लिखना होता है, पिता का नाम, एज, कास्ट, निवासी, तहसील, जिला और राज्य। उसके बाद आपका जब विवाह हुआ वो डेट आपको लिखनी होती है। मेरे विवाह के समय मेरी पत्नी के पहले से कोई जीवित पति नहीं है और मेरे द्वारा विवाह के समय किसी भी प्रकार का दहेज नहीं लिया गया। यहाँ शपथ ग्रहीता का नाम लिखना होता है। उसके बाद सत्यापन में जो भी ऊपर दी गई जानकारी है वो मेरे निजी विश्वास के अनुसार सत्य है। ईश्वर मेरा साक्षी है। यहाँ सत्यापन कर्ता का नाम। उसके बाद ये जो शपथ पत्र आप देख रहे हैं ये आपका जाति शपथ पत्र, यानी कि अगर किसी का कास्ट सर्टिफिकेट 1 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और आप 3 साल तक शपथ पत्र के माध्यम से काम चला सकते हैं, उसका फॉर्मेट ये है जिसमें आपको क्या लिखना होता है आप देख सकते हैं। आपको अपना नाम, पिता का नाम, कहाँ का स्थान, आपकी जाति, शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ या करती हूँ, आप कौन सी जाति से वो जाति यहाँ लिखोगे और आपकी ये जाति कौन सी कैटेगरी में आती है यानी उस पर आपको टिक करना है। ओबीसी में आती है तो ओबीसी पे टिक करना है, एमबीसी में आती है तो अति पिछड़ा वर्ग पे कम टिक करना है और ईडब्ल्यूएस में आती है तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पर टिक करना और यहाँ पर आपको नाम भी लिखना है उस कास्ट का, जो भी लागू हो उसका उल्लेख करना है आपको। इसके बाद लिखा हुआ मैं, आपकी जो भी कैटेगरी है उसका आपको उल्लेख करना है, यानी कि मैं अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में जिसमें भी आप आते हो वो उस पर आपको टिक करना है। और जो आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र है या फिर अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो उसके लिए भी यही फॉर्मेट है। तो कौन सी दिनांक को जारी हुआ वो डेट आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आप किस डेट तक अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि मैं दिनांक कितने तक, यानी कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस डेट तक अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर या अति पिछड़ा जो भी आपकी कैटेगरी है उसमें आता हूँ। उसके बाद यहाँ शपथकर्ता के हस्ताक्षर होते हैं और सत्यापन में आपको अपना यह नाम लिखना होता है। आगे अपने आप लिखा हुआ है शपथ ग्रहीता सत्यापित करता हूँ कि मैंने उपरोक्त विवरण दिया वो सही सत्य है। शपथ पत्र में उल्लेखित समस्त जानकारी सूचना सही है। यदि कोई जानकारी गलत पाई जाती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी मेरी होगी, मेरा चयन निरस्त किया जा सकता है और यहाँ पर शपथकर्ता के सिग्नेचर होते हैं। तो ये जाति प्रमाण पत्र का फॉर्मेट है। अब जो अविवाहित पुरुष या महिलाएं हैं उनके लिए भी दहेज संबंधी शपथ पत्र लिखवाया जाता है। तो उनको कुछ इस तरह से लिखना होता है शपथ पत्र में, आपको अपना नाम, पिता का नाम, एज, जाति, निवास, तहसील, जिला, राज्य। शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मैं अविवाहित हूँ तथा विवाह के समय दहेज प्रथा स्वीकार नहीं करूँगा या करूँगी, यानी कि महिलाओं के लिए करूँगी और पुरुष के लिए करूँगा।
यानी कि दहेज को लेकर चाहे आप विवाहित हो या अविवाहित हो, आपको शपथ पत्र फॉर्मेट भरवाया जाएगा और यहाँ शपथ ग्रहीता का नाम और सत्यापन में यही चीज़ जो मैंने अभी बताई है वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है। खालिस्तान में आपका राज्य का नाम, जिले का नाम, आपकी कास्ट, निवास, तहसील, आपके पिता का नाम, आपका नाम और एज और सत्यापनकर्ता का नाम। उसके बाद धूम्रपान को लेकर जो आपको शपथ पत्र लिखवाया जाता है उसमें भी आपको अपना नाम, पिता का नाम, आपकी एज, आपकी जाति, आप निवासी कहाँ से, तहसील कौन सा है, आपका ज़िला, आपका स्टेट, शपथपूर्वक बयान करता हूँ या करती हूँ कि मैं धूम्रपान और गुटखा सेवन नहीं करता हूँ और शपथ ग्रहीता के आपका यहाँ पर नाम होता है। तो धूम्रपान का लेकर सत्यापन में भी वापस से वही चीज़ लिखनी होती है और सत्यापित करता हूँ कि मेरी निजी विश्वास के अनुसार ये जानकारी सत्य है और सत्यापनकर्ता का नाम होता है। अब आती है मेन चीज़ और लास्ट चीज़, अटेस्टेशन फॉर्म। ये फॉर्म आपसे क्यों भरवाया जाता है मैं आपको बता देता हूँ। ये फॉर्म आपका जब पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा वेरिफिकेशन किया जाता है उस समय ये चीज़ पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा देखी जाती है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, अटेस्टेशन फॉर्म के कोष्टक में लिखा हुआ है, दिस फॉर्मेट विल बी यूज फॉर वेरिफिकेशन बाय पुलिस डिपार्टमेंट। यानी कि ये जो फॉर्मेट आपका है ये यूज कौन करता है वेरिफिकेशन करने के लिए, पुलिस डिपार्टमेंट। तो इसमें आपको यहाँ पर आपका लेटेस्ट फ़ोटो चिपकाना होता है और उसके ऊपर सिग्नेचर भी आपको अपना करना होता है। और यहाँ पर जो भी आप डिटेल लिख रहे हो वो सभी डिटेल आपको कैपिटल लेटर में लिखनी होती है। जैसे कि 1 नंबर में आप देख सकते हैं नेम लिखा हुआ इन फुल विथ एलाइज इफ़ एनी, यानी कि आपका नाम लिखना होता है, जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर है वही चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होता है। और अब आपको मालूम है रिजल्ट में आपको मेरिट भी बताई जाती है, तो आपकी रैंक कौन सी है वो रैंक आपको यहाँ लिखना होता है। इसके बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, यानी कि प्रेजेंट में आप कहाँ रहते हैं, कौन से गांव में रहते हैं, कौन से ज़िले में रहते हैं, उस ज़िले के पिन कोड क्या, वो सब चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आपका जो होम एड्रेस है वो क्या है वो आपको लिखना होता है। उसके बाद उसका विलेज, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और पिन नंबर लिखने होते हैं। इसके बाद पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू हैव रेसिडेंट फॉर मोर देन 1 ईयर ड्यूरिंग दिस प्रीसीडिंग 5, यानी कि पिछले 5 सालों में ऐसी कोई जगह जहां आप 1 साल से अधिक रहे हो वहां का आपको एड्रेस लिखना होता है। एड्रेस में आपको वहां का हाउस नंबर, रोड, विलेज कौन सा गांव, थाना, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, ये सब चीज़ आपको यहाँ पर लिखनी होती है। कब से कब तक रहे थे वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद 5 नंबर पॉइंट में आपको अपने पिता की डिटेल लिखनी होती है, जिसमें आपको अपने पिता का नाम लिखना होता है, वही नाम लिखना जो आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपका नाम जितना लिखा होता है उतना ही लिखना होता है। उसके बाद प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस कौन सा है, आपका परमानेंट होम एड्रेस और आपके पिता का प्रोफेशन क्या है, इफ़ इन सर्विस, वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी थी। इसके बाद नेशनलिटी में आपके यहाँ इंडियन ऑटोमेटिक लिखा हुआ जाता है, सब इंडियन। प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यानी कि आपका जन्म कहाँ पर हुआ। इसके बाद 7 नंबर पॉइंट पर आती है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी होती है यहाँ पर। फिर प्रेजेंट एज ऑन एडवर्टाइज फॉर्म, यानी कि जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म देखा होगा उसमें डेट ऑफ बर्थ के आगे आपकी एज लिखी होती है स्पष्ट रूप से कि कितनी साल, कितने महीने, कितने दिन, तो वो चीज़ आपको यहाँ लिखनी होती है। उसके बाद आपको एज एट मैट्रिकुलेशन 10th क्लास में आपकी एज कितनी थी वो लिखनी होती है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन व्हाट इंस्टीट्यूट, प्लेस ऑफ बर्थ आपकी लिखनी है, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कौन सा वो आपको लिखना है और कहाँ से बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट वो भी स्टेट आपको यहाँ पर लिखना होता है। उसके बाद क्या आप SC ST कैटेगरी के हो, अगर हो तो आपको यस लिखना, नहीं है तो आपको नो लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल में लिखनी होती है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ स्कूल कॉलेज का फुल एड्रेस लिखना होता है, यानी कि आपने जिस भी स्कूल से एजुकेशन की है उस स्कूल का एड्रेस, वो कहाँ कौन से गांव में है, कौन से ज़िले में है, उस ज़िले का पिन कोड लिखना होता है। इसी तरह यहाँ पर आपने उस स्कूल में कब एंटर किया वो लिखना होता है और उस स्कूल को कब छोड़िए वो लिखना होता है और कौन सा एग्जामिनेशन पास किया वो सब डिटेल आपको यहाँ पर लिखनी होती है। इसके बाद अगर आपने कभी कोई वर्क किया है तो वो वर्क कहाँ पर किया है, कितने टाइम पीरियड में किया है, उसका फुल एड्रेस और टाइम पीरियड आपको लिखना होता है। लास्ट में जो ये चीज़ होती है
सिग्नेचर कैंडिडेट में इसमें लिखा हुआ आई सर्टिफाइड दैट फॉरगोइंग इन्फॉर्मेशन इज करेक्ट कंप्लीट टू बी बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीव आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी सर्कमस्टेंस विच माइट एम्पायर माई फिटनेस फॉर एम्प्लॉय अंडर गवर्नमेंट। और यहाँ पर स्टूडेंट को अपना सिग्नेचर करना होता है, यहाँ डेट लिखनी होती है, यहाँ प्लेस लिखना होता है। अब जो ये चीज़ आपको नहीं लिखनी होती है। ये सर्टिफिकेट साइन किया जाता है गजट ऑफिसर द्वारा या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबल और अदर अथॉरिटी प्रिस्क्राइब बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा, जिसमें वो आपका नाम, आप क्या है, आपके पिता का नाम, उसके बाद लास्ट कितने साल से आपको वो जानते हैं उसके बारे में चीज़ लिखी होती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आप स्क्रूटनी फॉर्म भरोगे उससे पहले आपको कौन कौन से दस्तावेज तैयार रखने हैं, कौन से दस्तावेज अपलोड करने हैं, उसके बारे में जानकारी दी है। आज मैं आपके लिए 3 बजे वीडियो लेके आऊँगा CHO वालों के लिए, जिनमें उनके पदों के वर्गीकरण और स्टूडेंट के रैंक के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं कि फाइनल कट ऑफ कितनी तक जा सकती है और पिछली बार फाइनल कट ऑफ कितनी गई है उस पर भी वीडियो लेके आऊँगा। और ANM वालों के लिए भी 5 बजे तक लेके आ जाएंगे, कोशिश करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। और कल जो रिजल्ट आया उन तीनों रिजल्ट की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अब किसी को भी कोई डाउट है तो एक बार कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें।